नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोचिकित्सा तकनीक पर बात करने वाले हैं EMDR। नाम थोड़ा मुश्किल सा है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है, कुछ दस्तावेज हैं, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये EMDR आखिर है क्या चीज़, ये काम कैसे करती है, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, कितनी असरदार है, और हाँ, क्या इसे खुद से किया जा सकता है या इसके लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए, इन सब पर भी बात करेंगे। पता है, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये पारंपरिक थेरेपी से कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। EMDR है क्या? सुना है इसकी खोज 1987 में डॉक्टर फ्रांसिन शिप्रो ने की थी। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर शपीरो ने इसे शुरू में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD के इलाज के लिए विकसित किया था, किसी बड़े सदमे या हादसे के बाद जो तनाव होता है उसके लिए। अच्छा, तो ये आम जो बातचीत वाली थेरेपी होती है उससे अलग है? हाँ, काफी अलग है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इसमें व्यक्ति को उस दर्दनाक याद पे ध्यान लगाने को कहा जाता है, और साथ ही साथ थेरेपिस्ट आंखों को एक खास तरीके से हिलाने के लिए गाइड करता है, या कभी-कभी हाथों पर बारी-बारी से थपकी देते हैं या कानों में बारी-बारी से आवाज सुनाते हैं। इसे कहते हैं बायलैटरल स्टिमुलेशन, मतलब दोनों तरफ की उत्तेजना। और आइडिया ये है कि ये जो प्रोसेस है, ये दिमाग को उन यादों को प्रोसेस करने में मदद करता है जो कहीं अटक सी गई हैं। अटक गई हैं मतलब जिन्हें दिमाग ठीक से हजम नहीं कर पाया, ऐसा समझ लीजिए। पर सबसे चौंकाने वाली बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि लोग बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, मतलब महीनों या सालों की बजाय कुछ ही सेशंस में। हाँ, ये EMDR की एक बड़ी खासियत मानी जाती है। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि तीव्र भावनात्मक दर्द से उबरने में ये काफी तेज हो सकती है। शायद इसीलिए WHO, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जैसे बड़े संगठन भी PTSD के लिए इसे रेकमेंड करते हैं। और ये सिर्फ बड़े हादसों जैसे युद्ध या एक्सीडेंट उन्हीं के लिए है या छोटी-मोटी चीजों में भी काम आ सकती है? नहीं नहीं, शुरू में फोकस बिग टी ट्रॉमा पर था, जैसा आपने कहा, युद्ध, बड़ी दुर्घटनाएं वगैरह। लेकिन अब रिसर्च बताती है कि ये स्मॉल टी ट्रॉमा में भी बहुत कारगर है। स्मॉल टी ट्रॉमा वो क्या होता है? स्मॉल टी ट्रॉमा मतलब बचपन में अनदेखी होना, बार बार अपमानित होना, स्कूल में बुली होना, ऐसी घटनाएं जो शायद बाहर से उतनी बड़ी ना लगें पर अंदर तक असर करती हैं। इनसे होने वाली चिंता, कम आत्मविश्वास, डर, इन सब में भी MDR काफी मददगार साबित हुई है। अच्छा। आज तो ये दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है और PTSD के लिए सबसे ज्यादा रिसर्च वाली थेरेपीज में से एक है। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा कि शुरुआत में थोड़ी बहस थी इसकी कार्यप्रणाली को लेकर, खासकर वो आंखों वाली मूवमेंट पर। इसके प्रभाव काफी हद तक माने जा चुके हैं, और जैसा मैंने कहा, अब PTSD के अलावा एंग्जाइटी, फोबिया और भी कई दिक्कतों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि ये काम कैसे करती है, इसके पीछे का साइंस क्या है। आपने वो AIP मॉडल का जिक्र किया था, अडैप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हाँ, AIP मॉडल। देखिए, ये मॉडल कहता है कि हमारा दिमाग ना स्वाभाविक रूप से अनुभवों को प्रोसेस करने के लिए बना है। हम रोज कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, तनाव झेलते हैं। हमारा दिमाग धीरे धीरे उन्हें प्रोसेस करके उनसे सीख कर आगे बढ़ जाता है, चीजें सामान्य हो जाती हैं। पर जब कोई बहुत ही ज्यादा दर्दनाक या भयानक घटना होती है, तो उससे जुड़ी जो तेज भावनाएं होती हैं, डर, गुस्सा, बेबसी, या कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान उस वक्त सुन्न हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। हाँ। तो ये तीव्र भावनाएं या डिसोसिएशन दिमाग की उस नॉर्मल प्रोसेसिंग को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, तो वो याद सही से प्रोसेस नहीं हो पाती, वहीं अटक जाती है। बिल्कुल, वो याद अपने असली कच्चे रूप में ही फंस जाती है। उससे जुड़े विचार, भावनाएं, शरीर में उठने वाली सनसनी, सब कुछ उसी दर्दनाक स्टेट में दिमाग में स्टोर हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई शारीरिक घाव है जो भरने के बजाय हरा ही रह गया है। जरा सा छूने पर भी दर्द होता है। डॉक्टर शपीरो ने अपने शुरू के काम में यही देखा था। जब मरीजों ने दर्दनाक याद पर फोकस करते हुए आंखें घुमाईं, तो उनकी चिंता कम हुई और उनकी सोच बदली। जैसे जो पहले सोचते थे सब मेरी गलती थी, वो ये महसूस करने लगे कि मैंने उस वक्त जो किया ठीक किया। और इसमें वो ड्यूल अटेंशन यानी एक साथ दो चीजों पर ध्यान देने वाली तकनीक का क्या रोल है, याद पर भी और आंखों की मूवमेंट पर भी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि ये जो बायलैटरल स्टिमुलेशन BLS है, चाहे वो आंखों की मूवमेंट हो या हाथों पर टैपिंग या कानों में आवाज, ये दिमाग की उस रुकी हुई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को जैसे दोबारा चालू करने में या किक स्टार्ट करने में मदद करती है। कैसे? इसके पीछे क्या थ्योरी है? देखिए, कई थ्योरीज हैं इस पर।
एक तो यह है कि जब दिमाग को एक साथ दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, दर्दनाक याद पर भी और बाहरी स्टिमुलेशन पर भी, तो वर्किंग मेमोरी पर लोड पड़ता है। इससे वो याद थोड़ी धुंधली हो जाती है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। अच्छा। दूसरी थ्योरी इसे नींद के रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट वाली फेज से जोड़ती है। जब हम सोते हैं और हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं, माना जाता है कि उस वक्त दिमाग दिन भर की यादों को प्रोसेस कर रहा होता है। शायद EMDR कुछ वैसा ही असर पैदा करती है। कुछ न्यूरोबायोलॉजी की स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि EMDR के दौरान दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, वो कम एक्टिव होता है और याददाश्त से जुड़े हिस्सों में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ तो EMDR उन फंसी हुई यादों को रीप्रोसेस या एक तरह से दिमाग में फिर से फाइल करने में मदद करती है ताकि वो हमें आज परेशान ना करें। बिल्कुल सही। और यहाँ बात सिर्फ लक्षणों के कम होने की नहीं है। हाँ, यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी कि इसका असर सिर्फ डर कम होने या बुरे सपने बंद होने तक नहीं है, बल्कि इंसान की खुद के बारे में जो गहरी धारणाएं बन जाती हैं, वो भी बदल सकती हैं। जैसे कोई मानने लगे कि मैं बुरा हूं या ये सब मेरी वजह से हुआ। हाँ, ये बहुत गहरा बदलाव ला सकती है। वो नकारात्मक सोच, जिसे हम नेगेटिव कॉग्निशन कहते हैं, वो बदल सकती है। जैसे मैं किसी लायक नहीं हूँ की जगह व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि मैं सक्षम हूँ, या ये मेरी गलती थी की जगह ये समझ आने लगता है कि हालात मेरे काबू में नहीं थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये तो कमाल है। एक तरह का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जी हाँ, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल रीप्रोसेसिंग है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। आपने बताया कि इसके 8 चरण होते हैं। अब 8 चरण सुनने में तो काफी लंबा और शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लिस्ट की तरह बताने से शायद उतना समझ ना आए। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई केस है। हाँ, बिल्कुल। 8 चरणों का मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत जटिल चीज़ है। ये बस एक ढांचा है ताकि थेरेपी सुरक्षित और असरदार तरीके से हो। इसे एक काल्पनिक उदाहरण से समझना सबसे अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है, रोहित। ठीक है। उसके साथ 4 साल की उम्र में यौन शोषण हुआ था। अब हाल में उसमें PTSD के लक्षण फिर से दिखने लगे हैं। रात को डरना, तेज आवाज से चौंकना। ओके। अब देखते हैं एक प्रशिक्षित EMDR थेरेपिस्ट उसकी मदद कैसे करेगा इन 8 चरणों के जरिए। ठीक है, बताइए। तो रोहित थेरेपिस्ट के पास गया। पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले थेरेपिस्ट रोहित और उसकी मां से बात करेगा, पूरी हिस्ट्री लेगा। क्या हुआ था, अभी क्या दिक्कतें हैं, रोहित की स्ट्रेंथ क्या है, उसे सपोर्ट कहाँ से मिलता है, ये सब समझना जरूरी है। हम्म। ये हुआ चरण 1, हिस्ट्री और ट्रीटमेंट प्लानिंग। बिल्कुल। फिर आता है चरण 2, तैयारी। इसमें थेरेपिस्ट रोहित को उसकी उम्र के हिसाब से समझाएगा कि EMDR क्या है और वे क्या करने वाले हैं। सबसे जरूरी है भरोसा बनाना और रोहित को सुरक्षित महसूस कराना। इसके लिए थेरेपिस्ट रोहित के साथ मिलकर एक सेफ प्लेस या सुरक्षित जगह की कल्पना करेगा। सेफ प्लेस जैसे रोहित शायद कहे कि उसे एक सुपर हीरो का किला पसंद है, जहां वो बिल्कुल सेफ महसूस करता है। थेरेपिस्ट आंखों की मूवमेंट या हाथ पर थपकी BLS का इस्तेमाल करके उसके लिए की शांति और सुरक्षा की भावना को और मजबूत करेगा। साथ ही रोहित को एक स्टॉप सिग्नल सिखाया जाएगा, जैसे हाथ उठाना, जिसे वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है अगर उसे प्रक्रिया के दौरान असहज लगे। ये सेफ्टी मेजर्स तो बहुत जरूरी हैं, खासकर बच्चों के साथ। अच्छा, इसके बाद आता है चरण 3, मूल्यांकन। अब थेरेपिस्ट रोहित से उस घटना की उस एक तस्वीर या इमेज पर ध्यान लगाने को कहेगा जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मान लीजिए रोहित कहता है कि उसे अपराधी का चेहरा याद आता है जब वो दरवाजा बंद कर रहा था। ये हो गई टारगेट इमेज। फिर थेरेपिस्ट पूछेगा कि उस तस्वीर को देखते हुए उसके मन में अपने बारे में क्या बुरा ख्याल आता है। रोहित शायद कहे मेरी ही गलती थी। ये हुई नेगेटिव कॉग्निशन, NC। ओके। फिर वे मिलकर एक सकारात्मक धारणा सोचेंगे जो रोहित सच मानना चाहेगा, जैसे मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस बच्चा था। ये हुई पॉजिटिव कॉग्निशन, PC। फिर थेरेपिस्ट पूछेगा कि अभी उसे इस पॉजिटिव बात पर कितना यकीन है, 1 से 7 के स्केल पर, और उस बुरी इमेज का सोचते हुए उसे अभी कितनी तकलीफ हो रही है, 0 से 10 के स्केल पर। इसे SUD कहते हैं। समझ गए। तो एक तरह से प्रॉब्लम की जड़ और उसके हल की दिशा तय हो गई। अब असली काम शुरू होगा। हाँ, अब आता है मुख्य प्रोसेसिंग वाला हिस्सा, चरण 4, विसंवेदीकरण या डिसेंसिटाइजेशन। थेरेपिस्ट रोहित से कहेगा कि वो उस इमेज, उस नेगेटिव सोच, मेरी गलती थी
और शरीर में उठ रही फीलिंग जैसे पेट में डर पर ध्यान दे। और साथ ही थेरेपिस्ट BLS शुरू करेगा। आंखों की मूवमेंट या हाथों पर थपकी, ये कुछ सेकंड के सेट में होगा। ठीक है। हर सेट के बाद थेरेपिस्ट रुकेगा और पूछेगा, अभी क्या नोटिस कर रहे हो? रोहित बताएगा कि अब उसके मन में क्या आ रहा है। हो सकता है उसे गुस्सा आए, या वो रोने लगे, या कोई और याद आ जाए। थेरेपिस्ट बस उसे नोटिस करने को कहेगा और अगले सेट के लिए उसी नई चीज पर ध्यान लगाने को कहेगा। और ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक रोहित की तकलीफ का लेवल यानी SUD स्कोर बिल्कुल कम 0 या 1 पर ना आ जाए। इसी दौरान हो सकता है रोहित को अचानक ये ख्याल आए, शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, मैं बहुत छोटा था। ये एक बड़ा बदलाव है जहां वो खुद पर दया करने लगता है। वाह, मतलब दिमाग खुद ही चीजों को जोड़ रहा है और नए नजरिए से देख रहा है। हाँ बिल्कुल, BLS बस उस प्रक्रिया को तेज कर रहा है। जब SUD कम हो जाता है तो आता है चरण 5, स्थापन या इंस्टॉलेशन। अब फोकस उस पॉजिटिव कॉग्निशन, मेरी गलती नहीं थी, को मजबूत करने पर होगा। रोहित उस घटना को ध्यान में रखते हुए इस पॉजिटिव सोच पर फोकस करेगा और थेरेपिस्ट छोटे छोटे BLS सेट देगा। ये तब तक होगा जब तक रोहित को पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि ये पॉजिटिव बात सच है। VOC स्कोर 77 10। जब पॉजिटिव सोच मजबूत हो जाती है तब थेरेपिस्ट रोहित से पूछेगा कि जब वो उस घटना और पॉजिटिव सोच, मेरी गलती नहीं थी, के बारे में सोचता है तो क्या शरीर में कहीं कोई तनाव या अजीब सी फीलिंग बाकी है। अगर रोहित कहता है हाँ, पेट में अभी भी थोड़ा डर है, तो थेरेपिस्ट उसे उस फीलिंग पर ध्यान देने को कहेगा और फिर से BLS देगा जब तक कि शरीर पूरी तरह शांत महसूस ना करे। ये तो काफी डिटेल प्रक्रिया है वाकई में। फिर सेशन खत्म कैसे होता है? हर सेशन के आखिर में, चाहे उस दिन की प्रोसेसिंग पूरी हुई हो या नहीं, थेरेपिस्ट ये पक्का करेगा कि रोहित शांत और स्थिर महसूस करते हुए जाए। ये है चरण 7, समापन। अगर प्रोसेसिंग अधूरी रह गई है तो कुछ तकनीकें हैं, जैसे उस अधूरी चीज को अगले सेशन तक एक काल्पनिक कंटेनर में बंद करके रखना। रोहित को सेफ प्लेस में ले जाकर या रिलैक्सेशन कराकर सेशन खत्म किया जाता है। उसे यह भी बताया जाता है कि सेशन के बाद भी दिमाग में प्रोसेसिंग चलती रह सकती है, जैसे सपने आ सकते हैं या नए विचार आ सकते हैं, और उन्हें नोट करने की सलाह दी जाती है। और 8वां चरण? 8वां चरण है पुनर्मूल्यांकन। अगले सेशन की शुरुआत में थेरेपिस्ट पूछेगा कि पिछली बार जिस याद पर काम किया था वो अब कैसी लग रही है। क्या SUD स्कोर अभी भी कम है? क्या पॉजिटिव सोच अभी भी मजबूत लगती है? इसी के आधार पर तय होता है कि उसी याद पर और काम करना है, या कोई नई चीज सामने आई है जिस पर काम करना है, या फिर अब अगले टारगेट पर बढ़ना है। रोहित के इस उदाहरण से ये 8 चरण अब काफी क्लियर हो गए हैं। लिस्ट रटने से तो ये बहुत बेहतर तरीका है समझने का। जी जी। लेकिन जैसा आपने पहले कहा और जैसा स्रोत भी बताते हैं, रोहित का मामला शायद थोड़ा सीधा था। एक ही घटना थी, परिवार का सपोर्ट था। हाँ, अगर किसी के साथ लंबे समय तक बुरा हुआ हो, कई सारी दर्दनाक यादें हों, तो शायद ये प्रक्रिया ज्यादा लंबी और जटिल होगी। निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, जहां कई सालों तक दुर्व्यवहार या कई अलग अलग दर्दनाक घटनाएं हुई हों, उनमें ज्यादा समय लगता है। थेरेपिस्ट को ज्यादा सावधानी और कुशलता की जरूरत होती है। हर केस अलग होता है। इससे एक और जरूरी सवाल मन में आता है, जो शायद बहुत लोग सोचते होंगे। क्या ये EMDR अकेले किया जा सकता है, बिना थेरेपिस्ट के, सेल्फ हेल्प की तरह? हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड EMDR। देखिए, इस पर विशेषज्ञों की राय काफी साफ है। सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका यही है कि EMDR हमेशा एक प्रशिक्षित, सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के साथ ही किया जाए। क्यों? क्या खतरा हो सकता है? खतरा यह है कि जब आप दर्दनाक यादों पर काम करते हैं तो बहुत तीव्र भावनाएं, पुरानी तकलीफें उभर सकती हैं। अकेले में उन्हें संभालना बहुत मुश्किल, यहाँ तक कि खतरनाक भी हो सकता है। इंसान दोबारा से उस ट्रॉमा को महसूस कर सकता है, रीट्रॉमेटाइजेशन, या बहुत ज़्यादा भावनात्मक उथल-पुथल में फंस सकता है। थेरेपिस्ट वहाँ होता है ये देखने के लिए कि आप कितना संभाल पा रहे हैं, कब रुकना है, कैसे आपको वापस स्थिर करना है। तो मतलब खुद से कोशिश करना बिल्कुल ही गलत है, कोई फायदा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल फायदा नहीं हो सकता। कुछ शुरुआती रिसर्च ये इशारा करती हैं कि शायद बहुत हल्की फुल्की चीज़ों के लिए, जैसे हाल की कोई मामूली चिंता या परीक्षा का थोड़ा बहुत तनाव, इनके लिए कुछ सेल्फ हेल्प तकनीकों से सीमित लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, गहरे ट्रॉमा या गंभीर मुद्दों पर अकेले काम करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और अगर कोई फिर भी कोशिश करना चाहे बहुत ही हल्की चीज के लिए, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर कोई करना ही चाहता है तो पहली बात, बहुत अच्छी तरह से EMDR के बारे में पढ़ें, समझें।
हो सके तो किसी प्रोफेशनल से एक बार सलाह जरूर लें। दूसरी बात, हमेशा बहुत कम इंटेंसिटी वाला टारगेट चुनें, जैसे कोई हाल का छोटा मोटा डर। बचपन के बड़े ट्रॉमा पर अकेले काम करने की सोचना भी नहीं चाहिए। तीसरी, एक शांत सुरक्षित जगह चुनें। ये पक्का करें कि आप उस समय भावनात्मक रूप से ठीक महसूस कर रहे हों, और शायद किसी भरोसे वाले इंसान को बता दें कि आप क्या करने वाले हैं। कोई ऐसी सिंपल टेक्निक है जिससे लोग खुद को शांत करने के लिए यूज कर सकें, जो EMDR के प्रिंसिपल पर आधारित हो? मैंने वो बटरफ्लाई हग के बारे में सुना है। हाँ, बटरफ्लाई हग एक जानी मानी सेल्फ सूदिंग टेक्निक है। इसमें आप अपनी बाहों को सीने पर क्रॉस करते हैं, हथेलियां कंधों पर या कॉलर बोन के नीचे रखते हैं, और फिर बारी बारी से धीरे धीरे अपने कंधों या बाहों पर थपकी देते हैं, जैसे कोई तितली पंख फड़फड़ा रही हो। अच्छा। ये जो दोनों तरफ बारी बारी से स्पर्श होता है, ये बायलैटरल स्टिमुलेशन का ही एक रूप है। माना जाता है कि ये दिमाग के दोनों हिस्सों को शांत करने और तनाव कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात सेफ्टी। बिल्कुल, सेफ्टी फर्स्ट। अगर खुद से अभ्यास करते हुए बहुत ज्यादा भावनाएं उठें, घबराहट हो, ऐसा लगे कि आप कंट्रोल खो रहे हैं या वास्तविकता से कट रहे हैं, डिसोसिएशन, या खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आएं, तो फौरन रुक जाएं। तब क्या करें? ग्राउंडिंग तकनीकों का इस्तेमाल करें, जैसे अपने आसपास देखें और 5 चीजों के नाम बोलें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें छू सकते हैं, 3 आवाजें जो सुन सकते हैं, या जोर से अपना नाम और आज की तारीख बोलें। और अगर ऐसा बार बार हो या सेल्फ हेल्प से कोई मदद ना मिल रही हो, तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लेने में संकोच ना करें। मदद मांगना समझदारी है, कमजोरी नहीं। बिल्कुल सही कहा। और जो लोग इसे प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कैसी होती है? संक्षेप में बता सकते हैं? जी, EMDR का प्रोफेशनल ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंसिव होता है। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। ट्रेनीज को AIP मॉडल, 8 चरण, ये सब गहराई से समझना होता है। फिर उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है एक दूसरे पर, अनुभवी सुपरवाइजर की देखरेख में। एथिक्स, क्लाइंट की सेफ्टी का ध्यान रखना, ये समझना कि किन लोगों के लिए EMDR ठीक नहीं है, ये सब ट्रेनिंग का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और ट्रेनिंग के बाद भी सर्टिफिकेशन के लिए सुपरविजन और अनुभव चाहिए होता है। EMDRI जैसे संगठन इसके स्टैंडर्ड तय करते हैं। तो हमने आज EMDR के बारे में काफी कुछ जाना। ये क्या है, कैसे काम करता है, वो AIP मॉडल और BLS, इसके 8 चरण रोहित के उदाहरण से समझा, और ये भी कि ये सिर्फ लक्षणों को नहीं बल्कि गहरी सोच को भी बदल सकता है, और क्यों प्रोफेशनल मदद जरूरी है, खासकर अगर कोई इसे खुद से करने की सोच रहा हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम क्या सीख सकते हैं इससे? देखिए, ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ है कि हमारा दिमाग वाकई कमाल का है। उसमें खुद को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता है, बस उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। EMDR हमें ये भी दिखाता है कि कैसे दर्दनाक अनुभव हमारे अंदर फंस सकते हैं और हमारे आज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही तरीके से उन फंसी हुई यादों को प्रोसेस किया जा सकता है, और उससे न सिर्फ तकलीफ कम होती है बल्कि इंसान खुद को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। और इससे एक और गहरा सवाल उठता है, अगर EMDR दिमाग की इस हीलिंग पावर को खास यादों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या ये हमें हमारी दूसरी मुश्किल मानसिक आदतों या सीखी हुई भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बदलने की हमारी क्षमता के बारे में भी कुछ बताता है? ये सोचिए, अगर फंसी हुई यादें इतनी तकलीफ दे सकती हैं, तो क्या रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी मुश्किलों को भी अगर हम सचेत रूप से प्रोसेस करना सीख लें, उनसे डील करना सीख लें, तो क्या हम लंबे समय में भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत और लचीले नहीं बन सकते? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।